एमए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का अभिवादन। आपके कोर्स में मैथिली शरण गुप्त की साकेत का नवम सर्ग सिलेबस में चलता है। साकेत का नवम सर्ग इस मायने में विशिष्ट है कि इसमें गुप्त जी ने उस स्त्री का वर्णन किया है जिस पर न रामायण में किसी का ध्यान गया, न रामचरितमानस में, और राम काव्य में रामचरितमानस के बाद पहली बार इस कथा को लेकर के कोई महाकाव्य लिखा गया है। और उसमें भी उपेक्षित स्त्री 14 वर्ष तक अपने पति की स्मृतियों के साथ राजमहल में रहने वाली एक स्त्री की पीड़ा को, वेदना को इन्होंने व्यक्त किया है। लेकिन इसमें ना तो मधुबन में तुम कत रहत हरे ऐसे कहने वाली गोपियां हैं जो कि अगर खुद दुखी हैं तो सारी सृष्टि उनको दुख में लगती है या वो कुछ सोच नहीं सकती हैं कृष्ण के आगे। यहाँ उर्मिला जो है वो ऐसी स्त्री है जो ऐसे विरह के समय में भी प्रकृति के साथ है, प्रकृति को हरा भरा देखना चाहती है और वह ऐसा सामाजिक सरोकारों से जुड़ जाती है, समदुख भागी स्त्रियों से मिल करके उनके दुखों को दूर करने का प्रयास भी करती है। तो मैं आपको साकेत की कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करके बताऊंगी ताकि आपको पता रहे किस तरह से व्याख्या करनी है। महत्वपूर्ण अंश अपन व्याख्या के लिए चुनेंगे। अभी अपन सबसे पहला अंश जो है प्रारंभिक अंश, उसकी व्याख्या करते हैं। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही, विफल जीवन व्यर्थ बहा सरस 2 पद भी न हुए हहा, कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। अपन इसकी व्याख्या करते हैं। इस पद को मैं PDF बना करके आपको आपके WhatsApp ग्रुप पे भी डाल दूंगी ताकि आप व्याख्या को समझें, तब आपके सामने पद भी हो। और वैसे मैंने ये स्लाइड इसमें डाल ही दी है, तो हम चलो व्याख्या करते हैं इसकी। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। यहाँ कवि राजा जनक जो कि सीता के पिता हैं उनके लिए भारी भरकम विशेषण रखते हुए उनके विशिष्टता को लक्षित करते हुए बताते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत के नवम सर्ग का प्रारंभिक अंश है। इन पंक्तियों में राजा जनक के व्यक्तित्व के बारे में गुप्त जी बखान कर रहे हैं, उनके सदाचारी व्यक्तित्व को बता रहे हैं कि उनकी पुत्रियां 2 कुलों को, 2 कुल कौन से, रघुकुल और निभिकुल, उनका खुद का कुल निभिकुल, 2 कुलों के सामाजिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण अपने सामाजिक जीवन को निभाने वाली वो स्त्रियां, 2 पुत्रियां जो है राजा जनक की, जो पुत्रियां हैं वो 2 वंशों को अपने अच्छे सदाचार पूर्ण जीवन से अच्छा बनाने वाली जो पुत्रियां हैं, वो किसी भी 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, जो व्यक्ति 100 पुत्रों वाला है उससे भी अधिक इनकी पुत्रियां पवित्र है, उनकी पवित्र चरित्र वाली कही जा सकती हैं कि जो व्यक्ति 100 पुत्रों वाला हो उससे भी अधिक चरित्र वाली राजा जनक की ये पुत्रियां कही जाती हैं। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। कवि राजा जनक के आचरण को बताते हुए उनके व्यक्तित्व को चित्रित करते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े त्यागी भी जिनकी शरण में जाते हैं। राजा जनक का व्यक्तित्व ऐसा है कि जिनकी शरण में बड़े बड़े त्यागी भी जाते हैं। और राजा जनक जो है वो अनासक्त हैं, यानी आसक्ति नहीं है, किसी भी सांसारिक वासना में, विषय वासना में लिप्त राजा नहीं है, जबकि राजा जो है वो बड़े आसक्त होते हैं, विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं। लेकिन ये गृहस्थ होकर भी, गेही यानी गृहस्थ होकर के भी राजा जनक जो हैं वो अनासक्त हैं।
राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। राजा जनक तो राजा तो हैं ही, लेकिन योगियों जैसा इनका आचरण है, राजा भी हैं और योगी भी है। जय जनक वे पुण्य देही, ऐसी पुण्य शरीर वाले, पुण्य आत्मा वाले विदेह जनक की जय जयकार हो। कि अब आप देखिए विरोधाभास अलंकार कि अनासक्त भी हैं, गेही भी है, देही भी हैं, पुण्य देही और विदेही, सारी विरोधी बातें हैं, राजा भी हैं और योगी भी हैं। तो विरोधाभास अलंकार हुआ। इसी तरह आगे के पद में विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हा हा। इन जो चारों पंक्तियाँ, कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। ये इनका एक सरल अर्थ है और एक अपन कूट अर्थ भी ले सकते हैं। कुछ जैसे इसमें शब्द आए हैं, आपको बता दूं, विफल जीवन, बहना, सरस, पद, भूमि, ये ऐसे शब्द हैं जिनके दो अर्थ निकल सकते हैं, तो अपन एक विशेष अर्थ भी लेंगे। तो पहले सरल अर्थ से देखिए कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हा। कि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही रहा, इसमें कोई सार्थकता नहीं रही, व्यर्थ बह गया जीवन, दो सरस पद भी कविता के नहीं लिख सके। जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जबकि दो सरस पदों को, दो छंदों को कोई रच सके। और काव्य इतने पर भी कवि क्या कहते हैं, कठिन है कविते तव भूमि ही, हे कविता तुम्हारी भूमि तो बड़ी कठिन है। कविता करना यद्यपि बहुत कठिन है, बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति कविता कर सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। कविता में बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी संतोष की प्राप्ति ही होती है, सुखद ही होता है कविता करना, क्योंकि यहाँ राम का गुणगान किया जाता है कविता में। तो राम का गुणगान भी है, तो जो कवि ने किया है उससे उसे एक संतोष भी मिला है कि कविता करके भी वह सुखी है। अब अपन विशिष्ट अर्थ से इसको देखते हैं कि विशिष्ट अर्थ निकालें तो क्या निकल सकता है कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हा। कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। कि ये जो पथरीली भूमि पर प्रवाहित होने वाला जो जल, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हा। कि पथरीली भूमि पर प्रवाहित होने वाला जो जल धरती के छोटे से टुकड़े को भी उर्वर बनाकर फल नहीं उत्पन्न कर सका। यानी व्यर्थ में पानी बह जाए, धरती की कठोर ज़मीन जो हो उससे अगर फल फूल नहीं उगा सके तो वो पानी भी व्यर्थ है। व्यर्थ है वह जल जिसने किसी के चरण तक नहीं धोए। कवि कहते हैं ना कि सरस दो पद भी न हुए, राम के चरणों को भी जो धो नहीं सके। इस अर्थ में अगर अपन ले कि व्यर्थ है वो पानी जिसने किसी के चरण तक नहीं धोए, आशय है कि राम के चरण नहीं धोए। अधिक गहराई से सोचें तो कवि का पछतावा भी इस बात के लिए है कि वह जीवन के अलभ्य जल से राम के दो पावन चरणों को भी नहीं धो सका। इस प्रकार गुप्त जी ने अतिशय विनम्रता को व्यक्त करते हुए अपनी बात यहाँ राम कथा के संदर्भ में कही है। तो इसमें आप ये देखिए कवि ने बहुत ही सरल भाषा और साथ ही कुछ विशिष्ट पद की भी सर्जना की है। ऊपर बहुत सरल भाषा में कहा है, तो अनुप्रास अलंकार है ही इसमें, और उपमा और रूपक अलंकार भी आए हैं। आगे हम अगले पदों को करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि जो क्लिष्ट और कठिन पद हैं उनको अपन व्याख्या में लेते हैं, क्योंकि पूरी साकेत और फिर अन्य आपकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, एक एक व्याख्या अगर अपन करेंगे तो हमें समय लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि लगभग सारी व्याख्याएं इसमें मैं समेट लूं। तो धन्यवाद बच्चों।